Hello and welcome to this class. जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर हमें कट शॉर्ट करना पड़ा था क्योंकि कुछ इंटरप्शन हो गया था पावर सप्लाई का, तो हम परम्यूटेशन पे सारी एग्जांपल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मैं आपको परम्यूटेशन पे कोई होमवर्क नहीं दे पाया। तो इसीलिए आज जो भी रिमेनिंग एग्जांपल्स थी परम्यूटेशन पे, जो परम्यूटेशंस पे हमारा पहला परम्यूटेशंस विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है, उसकी जो भी एग्जांपल्स थी वो हम आपको आपके साथ यहाँ सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको परम्यूटेशन पे होमवर्क देंगे। इसके अलावा आज हम स्पेशल परम्यूटेशंस या परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट भी कवर करेंगे और इसके रिलेटेड भी आपको होमवर्क देंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इस लेक्चर में कि आपका परम्यूटेशंस वाला पार्ट कवर हो जाए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से कॉम्बिनेशंस स्टार्ट करें। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो, बट कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर 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 इसको वाइंड अप करूं। तो लास्ट के लेक्चर में जो 5-6 मिनट का टाइम हमारा रह गया था, तो वो यहाँ पे कॉम्पनसेट आज हम करेंगे और हम अपना परम्यूटेशंस का पार्ट पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कॉम्बिनेशंस की ओर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ रिकॉल करना चाहता हूं कि हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में है क्या पढ़ा था। ठीक है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो आप रिकॉल करेंगे क्या हमने पढ़ा था कि अगर हमें बनाना है अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, से हमारे पास 8 थिंग्स है, उसमें से हमें अरेंज करना है 5 को, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। उसको कैसे पढ़ते हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, और ये किसके बराबर हमें होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हमने इसको कहां से डिराइव किया था? फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से। ठीक है, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। हमने एक और चीज भी सीखी थी कि हमारे पास अगर 5p5 है तो वो 5 फैक्टोरियल के बराबर ही होता है, 5 या फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। तो जनरलाइज करें तो npn हमारे पास बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ठीक है, हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास 5p1 है, अगर हमारे पास 5 तो 5 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो np1 बाय डेफिनेशन n के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। कुल मिला के आपने ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास परम्यूटेशन की फॉर्मूला निकल के आई थी जो हमने डिराइव की थी थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी, इसको हमने पढ़ना भी सीखा था। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, वो हमने ये सीखी थी कि इन केस ऑफ permutations, in case of permutations, जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज रेलिवेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज रेलिवेंट, यानी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, यानी ए बी सी और बी ए सी हमारे पास टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। हमारे पास 2 डिफरेंट अरेंजमेंट माने जाएंगे, ए बी सी और बी ए सी हमारे पास 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स माने जाएंगे, या 1 2 3 और 2 1 3 हमारे पास 2 अलग अलग नंबर माने जाएंगे अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते अपने एग्जाम्पल्स की ओर जहां पे हमने छोड़ा था। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 हमने करी थी इस चीज पे। एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, तो ये मैं आज करवाऊंगा आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 8 हमने करी थी, तो एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इफ 56p r plus 6 divided by या रेशियो 254p r plus 3 is equal to 30,800:1, फाइंड r। ये आपको सिंपली एक इक्वेशन फॉर्मेट में दिया गया है। इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आपको 30,800 दिया हुआ है और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको परम्यूटेशंस के कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं।
तो हम इनको एक बार इक्वेशन में पुट अप करने की कोशिश करके देखेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिखने में काफी जो ऐसे सम लगते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। और मैंने आपको एक और चीज बताई, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन सिनेरियो में अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाए, आप इसको बाय इक्वेशन अप्रोच नहीं कर पाए, चूंकि आपका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव नेचर का है, आप सिंपली आर के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको यहाँ पे पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख सकते हैं कि मेरा इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगा। सपोज आपके पास आर के ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, तो आप एक एक करके चारों ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं कि आर की किस वैल्यू से मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपकी इक्वेशन इक्वेट हो गई तो आप आर का वो वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सॉल्व कर पाएंगे और टाइम बचा लेंगे वैसे, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी जब ऑप्शंस दिए गए होंगे एग्जाम में तो वहां पे ऑप्शंस भी पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो। वैसे इसमें सॉल्व ना करने जैसी कोई बात नहीं है, एक बार करके देख लेते। यहाँ पे लिख लेते 56 p r plus 6 divided by 54 p r plus 3, 54 p r plus 3 is equal, किसके बराबर बोल रहा है, 3800 is to 1, 30,800। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको देख सकते हैं, बिकॉज आपको एनपीआर की फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है कि एनपीआर किसके बराबर होता है, 56 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है। ये हमने एनपीआर की डेफिनेशन यूज कर ली, यानी एनपीआर किसके इक्विवेलेंट होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे क्या होता है ये। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके पास जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ लेक्चर 1 से, कि आपके पास जो हाईएस्ट फैक्टोरियल है उसको आप स्प्लिट करेंगे और उसको आप लीस्ट फैक्टोरियल तक ले आएंगे ताकि आपकी इक्वेशन इजी बन जाए। तो अगर मैं इन दोनों में पहले देखूं, 56 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, डिवाइड बाई 54 फैक्टोरियल। अब आगे का देखते हैं हमारे पास क्या है, ये इसके डिवाइड में है, ये भी इसके डिवाइड में है। ओके, तो अब अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास बन गया 56 में से 6 निकालेंगे तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको अगर देखिए मेरे पास बन गया 51 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 3080। ठीक है, यहां तक काफी आसान चीज है। तो इसको अगर मैं देखूं गौर से तो मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया, 56 इंटू 55, इसके डिवाइड में मेरे पास है 50 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, 50 माइनस आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड में है, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें रेशियो में था पूरा, या अगर होल डिवाइडेड बाय करें तो मेरे पास था 1/51 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी कि इसके जो डिवीजन में होल है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगी ये चीज। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमारे पास जो हाईएस्ट फैक्टोरियल है उसको स्प्लिट करेंगे। अब आप गौर से देखिए कि 51 माइनस आर 50 माइनस आर से बड़ा होगा, डेफिनेटली हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखे 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें से हमने एक कम कर लिया अपना, 50 माइनस आर फैक्टोरियल नीचे आ गया,
इज इक्वल 30,800। तो अब अगर आप देखें तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब बस हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब 51 माइनस आर ऐसे ही रहेगा, 30,800 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 55। तो हम देखेंगे एक बार, ये 10 आ गया। 51 minus r is equal to 10, which implies r is equal to 51 minus 10 is equal to 41। ठीक है, तो हमारे पास से r की वैल्यू आ गई। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इस चीज को वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते। इसे सॉल्व करने में भी कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, अपनी हाईएस्ट फैक्टोरियल लीस्ट फैक्टोरियल को आइडेंटिफाई करना है ऐसी क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए अपना अपना नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव द फॉलोइंग। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो इसमें प्रूव करना है, काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये, इसको एक बार कर लेते हैं। n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल to n into n फैक्टोरियल। ठीक है, n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। ये कह रहा है n plus 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसको मुझे प्रूव करना है। आपको पता है n फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं, n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये चीज आपको पता है, इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए, ओके, दिस इज माइनस n n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ओके। ये आपके पास है, और यहाँ पे माइनस है। तो अगर यहाँ पे माइनस है, तो अब आपको पता है ऑलरेडी n प्लस 1 फैक्टोरियल हमने किसके इक्विवेलेंट लिखा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। बाय डेफिनेशन ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हम इसको नेक्स्ट फैक्टोरियल में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेरे पास n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचा n प्लस 1, माइनस साइन अपनी जगह। तो जब मैंने पूरा n फैक्टोरियल ही कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा मेरे पास ओनली 1, बिकॉज n फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, और n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको स्प्लिट किया, जो हम पहले भी कर रहे थे। मैं इसको ले आया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, मेरे पास माइनस n फैक्टोरियल तो है ही ऑलरेडी, तो मैंने सिंपली n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया। मेरे पास अंदर क्या बचा, n प्लस 1 बचा अंदर, मेरे पास अंदर n प्लस 1 बचा, और यहाँ पे जब मैंने कॉमन लिया इसको इसको, तो मेरे पास बचा ओनली 1 बचा मेरे पास, और कुछ नहीं बचा, और तो मेरे पास आ जाएगा -1। तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मेरे पास बच जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n, जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा था। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन के एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये है कि इस पे कोई क्वेश्चन बना के या फॉर्मूला बना के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many different ways can a club with 10 members elect a president, secretary, and treasurer if no member can hold two offices and each member is eligible for any office? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है परम्यूटेशन का, कि हमारे पास 10 मेंबर है और 3 पोस्टें हैं, तो हम कैसे उनको पोस्ट दे सकते हैं, प्रिज्यूमिंग कि एक मेंबर को एक ही पोस्ट मिलेगा। ठीक है, ये प्रिजम्पशन हम पहले से लेते आ रहे हैं, तो क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन, यानी हमारी प्रिजम्पशन ये है कि एक मेंबर को एक ही पोस्ट मिलेगा इस क्वेश्चन में, और वो लिखा भी है क्वेश्चन में। तो कैसे कर सकते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है, कि पहली पोस्ट हम 10 लोगों को दे सकते हैं, कोई भी 10 लोगों को। यहाँ पे लिख रहा है कि ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस, तो फर्स्ट पोस्ट आप 10 लोगों को दे सकते हैं, सेकंड पोस्ट आप 9 लोगों को दे सकते हैं, और तीसरी पोस्ट ट्रेजरर की आप 8 लोगों को दे सकते हैं। तो आपका सोल्यूशन आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8। आप इसको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग से करना चाहे तो पहली पोस्ट 10 लोगों को, दूसरी पोस्ट 9 लोगों को, तीसरी पोस्ट 8 लोगों को। तो आप इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 करके सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको सिंपली 10p3 कर सकते हैं, कि हमारे पास 10 मेंबर्स है और 3 पोस्ट है, तो आप इसको 10p3 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, when John arrives in New York, he has 8 shops to see, but has time only to visit 6 of them.
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन जब न्यूयॉर्क जाएगा तो उसके पास 8 शॉप्स है जो वो देख सकता है, यानी 8 शॉप्स है किसी पर्टिकुलर प्लेस में जहां पे जाने की पॉसिबिलिटी है, बट उसके पास टाइम इतना ही है कि उनमें से 6 ही देख सकता है। जो उसका शेड्यूल है उसके हिसाब से वो 6 ही उन 8 में से जा सकता है। तो कितने नंबर ऑफ वेज है कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर ही चुके होंगे। ये तो सिंपली हमारा क्वेश्चन बन गया 8p6 का, कि टोटल नंबर ऑफ शॉप्स 8 है बट उसमें से हम 6 ही देख सकते हैं, तो 8p6 बन गया। और हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहला शॉप जो है वो 8 तरीके से देख सकता है, दूसरा 7 तरीके से, तीसरा 6 तरीके से, चौथा 5 से, 4 से, और छठा शॉप 3 तरीकों से देख सकता है। तो ये फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से हो गया और ये परम्यूटेशन वाले फॉर्मूला से हो गया। दोनों केस से आपका आंसर सिमिलर आएगा। ठीक है, हम क्विकली इन एग्जांपल्स को कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए। When Dr. Ram arrives in his dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. डॉक्टर राम अपनी क्लिनिक में आए, अपनी डिस्पेंसरी में आए, तो उन्हें देखा कि 12 पेशेंट्स वहां पे वेट कर रहे हैं। तो एक टाइम पे वो एक ही पेशेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। Find the number of ways he can schedule his patients if they all want their turn. तो ये कह रहे हैं कि 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो कितने तरीके से, कितने तरीकों से डॉक्टर राम अपने 12 पेशेंट्स को देख सकते हैं। तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग कर लीजिए, बहुत ही आसान है कि पहला पेशेंट को देख सकते हैं 12 तरीकों से, वो 12 में से किसी पेशेंट को बुला सकते हैं अंदर, तो पहला पेशेंट देखने के तरीके 12 है, सिमिलरली दूसरे के 11 है, तीसरे पेशेंट के 10 है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगा 12 फैक्टोरियल किया हुआ है, और 12 में से 12 पेशेंट देखने हैं तो 12p12 आ जाएगा। आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। इसके बाद इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई है, वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, इफ 3 लीव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम। वेट करते करते क्या हो गया कि 3 पेशेंट्स वहां पे वेट करते 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 टायर्ड हो गए, थक गए, बोर हो गए या डिसइंटरेस्ट हो गए, तो वो डिस्गस्ट में वहां से निकल गए। तो अब बच गए 9 पेशेंट। तो अब ये कह रहा है कि अब कितने तरीके हैं कि ये 9 लोगों को देख सकता है। अभी मेरा सैंपल साइज क्या रिड्यूस हो गया, मेरा सैंपल साइज जो 12 था वो अब 9 पे आ गया। तो अभी मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल या 9p9, बिकॉज अब 9 ही पेशेंट्स बचे और 9 में से उसको 9 ही देखने हैं। तो 9p9 हो गया या 9 फैक्टोरियल हो गया। 9 फैक्टोरियल कैसे आपको पता है, 9 पहला पेशेंट 9 तरीकों से, दूसरा 8 तरीकों से, फिर 7 तरीकों से, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कल के लेक्चर जो हमने कल डिस्कशन किया था उसमें हमने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ सीखा हुआ है, बस उसी पे हम फर्दर एग्जांपल्स करके बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले वो देख ले, बिकॉज उसके फाउंडेशन पे ही ये सारी एग्जांपल्स चल रही है। डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद ये चीजें आपके समझ में ना आए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हुए हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ओके, तो इसके साथ एग्जाम्पल सीरीज खत्म हो गई। तो 5A आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको 5A में होमवर्क नोट करवा देता हूँ। ठीक है, ये आपने करना है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने देख लिए थे, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए थे। कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे बताएंगे। 5 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 और 19 आप लोग करेंगे। ठीक है, और मैं जो आपके साथ करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, 11 15 और 16, उसके बाद 20 21 22 23, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, और ये क्वेश्चन आपके साथ अभी करूंगा। लेकिन यहाँ बढ़ने से पहले हमें एक एग्जांपल जो छोड़ी थी वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और आने के बहुत ज्यादा चांसेस। वो रही एग्जांपल नंबर 7। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है बट इसको समझना है, इसको लॉजिकली समझना है, और इस पैटर्न पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Compute the sum of 4-digit numbers which can be formed with 4 digits 1 3 5 7। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है।
compute the sum of 4-digit numbers, compute the sum of 4-digit numbers which can be formed with 4 digits 1 3 5 7 if each digit is to be used only once, means repetition is not allowed, हमने एक डिजिट को एक बार यूज करना है। ठीक है, हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 1 3 5 और 7 और हमें इनसे बनाने हैं 4 डिजिट या 4 डिजिट लेटर्स। ठीक है, और हमें जितने भी वो लेटर्स बनेंगे उनका मुझे सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है उन सारे नंबर्स का जो नंबर्स इसकी परम्यूटेशन से बनेंगे। अब पहले हम सम को छोड़ते हैं, हम पहले एक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास कितने डिजिट है जो बन जाएंगे, कितने नंबर ऑफ वेज है कि मैं ये बना सकता हूँ। अब अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। इस प्रॉब्लम का मेरे पास सोल्यूशन है 4p4 कि मेरे पास 4 प्लेसेस है और मुझे 4 डिजिट अरेंज करने हैं, तो उसका 4p4 आंसर है। या जो हमने जैसे हमने पहले सीखा था कि पहली प्लेस में फिल कर सकता हूँ 4 तरीकों से, दूसरी कर सकता हूँ 3 तरीकों से, तीसरी कर सकता हूँ 2 तरीके से, चौथी कर सकता हूँ 1 तरीके से। यहाँ मैं 4 में से कुछ भी लिख सकता हूँ, इन 4 में से, यहाँ 4 में से कुछ भी, यहाँ 4 में से फिर 3 में से कुछ भी, फिर 2 में से कुछ, फिर 1 में से कुछ भी। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसको निकालूंगा, ये मेरे पास हो गए 24 वेज। तो मेरे पास टोटल जो डिजिट्स बनेंगे इन नंबर से मैं जो 4 डिजिट नंबर निकाल सकता हूँ, जो भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास 24 बनेंगे। अब मुझे नहीं पता मेरे पास क्या डिजिट्स है वो, बट मेरे पास 24 नंबर बन जाएंगे और वो 24 नंबर टोटल है, मुझे उन 24 के का सम निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उनका आपको सम निकालना है। बट पहले मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मेरे पास जो नंबर है वो कितने नंबर बनेंगे, मेरे पास 24 ऐसे नंबर्स होंगे जो बन सकते हैं। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स है वो निकल आया। अब हम आते हैं सम की तरफ। तो कायदे से जो पहला नंबर बनेगा, फिर दूसरा नंबर बनेगा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करके 24 नंबर बनेंगे, मुझे उनका निकालना है सम। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहता है मुझसे कि मैं इन सब का सम निकालूं कितने बनेंगे। ठीक है, या तो एक तरीका है मैं वो 24 के 24 नंबर लिखूं फिर उनको सम करूं, लेकिन वो तरीका काफी कमरसम हो जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। बट हमें ये पता है कि जो नंबर है वो 24 ही बन जाएंगे ड्यू टू बाय यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें तो सम निकालना है। हम एक बार ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो 24 नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 24 तक ऐसे होंगे, x x x x पता नहीं क्या होगा, y y y y z z z z a a a a, ऐसे करके हमारे पास 24 नंबर होंगे, हमें उनका सम निकालना है। आपको ऑलरेडी पता है कि सम कैसे निकालते हैं। मुझे ये जो यूनिट्स, ये इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, पता होगा, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे जो सारे नंबर हैं पहले उनका सम करूंगा, ऐसे ही करते हैं हम सम बचपन से। वहां पे कुछ आ जाएगा से z, फिर उसके बाद इनका करूंगा सम, वहां भी कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, आ जाएगा, तो मेरे पास सम आ जाएगा। अब मैं वो नंबर्स नहीं निकालूंगा, मैं जैसे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास यूनिट्स प्लेस पे, मेरे पास लास्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सबसे पहले इसमें से 1 3 5 7 लेता हूँ, 1 3 5 7। तो आप मुझे बताइए कि मुझे आप ऐसी सारी परम्यूटेशंस बताओ या समझाओ, मुझे आप ऐसी परम्यूटेशंस बताओ या समझाओ जिसमें 7 आपके लास्ट पे हो। यानी 24 नंबर तो बन ही जाएंगे आपके, लेकिन कितने ऐसे नंबर होंगे कि जिसमें लास्ट पे 7 होगा, यूनिट्स प्लेस पे 7 आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि टोटल 24 है, बट 24 में से मुझे आप वो तरीके बताइए, वो नंबर्स बताइए, वो नंबर्स बताइए जिनका लास्ट डिजिट 7 है। तो कैसे कर सकता हूं मैं कर सकता हूं सिंपली, यहां पे देख लीजिए आप, 1 3 5 7 होगा इसमें, बिल्कुल होगा। 1 5 3 7 होगा, बिल्कुल होगा। मेरे पास 3 1 5 7 होगा, ठीक है, हो मेरे पास 3 1 5 7 होगा। मेरे पास 3 5 1 7 होगा, बिल्कुल होगा। मेरे पास 5 1 3 7 होगा, मेरे पास 5 3 1 7 होगा। तो आप अगर गौर से देखें तो मेरे पास कितनी परम्यूटेशंस है कि यूनिट्स पे लास्ट पे 7 आ गया, तो मेरे पास ऐसी 6 परम्यूटेशंस है। ठीक है, तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास यूनिट्स प्लेस पे 7 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 7 6 बार आ रहा होगा। सिमिलरली ऐसे मेरे पास 5 कितनी बार आ रहा होगा, 6 बार आ रहा होगा। मेरे पास 3 कितनी बार आ रहा होगा, 6 बार आ रहा होगा। और मेरे पास 1 कितनी बार आ रहा होगा,
6 बार आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से तो समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं ये 24 नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन करूं तो जो भी वो नंबर मैं जैसे भी लिखूं, जैसे मर्जी लिखूं, टोटल नंबर 24 होंगे। मेरे पास उसमें से 6 टाइम्स जो है 7 आएगा लास्ट में, 5 जो है 6 टाइम्स आएगा, 3 6 टाइम्स आएगा, 1 6 टाइम्स आएगा। टोटल आप कर लीजिए तो 24 बार हो जाएगा। बाकी अरेंजमेंट जो भी हो, यानी मेरे पास जो 7 है वो 6 बार लास्ट में आएगा, 5 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा, 1 भी 6 बार आएगा। अब मैंने इसको कैसे निकाला? एक तरीका है कि मेरे पास 24 वर्ड है टोटल और जो नंबर जो है वो 4 है, तो मेरे पास 6 बार हर कोई डिजिट लास्ट में आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं यहां से, तो फिर तो आप इसको कर ही पाओगे इजीली। मेरे पास 1357 है, तो अब मेरे पास से ऐसे बन गया, मेरे पास से ऐसे बन गया कि मेरे पास जो है 24 में लास्ट में 7 7 7 7 7 6 बार, ऐसे ही 1 1 1 1 1 6 बार, ऐसे ही 3 3 3 3 6 बार, और ऐसे ही 5 5 5 6 बार। तो अब अगर मैं सिंपली इसको सम करना चाहूं तो आप इसका सम मुझे मुझे बता पाएंगे सिंपली? 7 6 हो गया 42, 7 6 हो गया 42। ठीक है, मैं सम कर रहा हूँ, जैसे सिंपली सम करते कि अब मुझे पता चल गया मेरे पास नंबर्स क्या है। ये हो गया 42, ये हो गया 30, ये हो गया 18 और ये हो गया 6। आप लोग कर लीजिए 42 30 18 और 6, ये मेरे पास आ गया 96। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं ब्रॉडर स्क्रीन में। मेरे पास पहला वर्ड आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सो ऑन 24 आ गए। अब मुझे नहीं पता क्या है, मेरे पास x x x x है, x x x x है, और ऐसे करके सो ऑन x x x x है। अब मुझे ये पता चल गया, मुझे जो पता चला कि यहाँ पे ऊपर से जो सम है वो 96 है। वो 96 क्यों होगा? क्योंकि जैसे मर्जी मैं 24 लिखूं, जैसे मर्जी मैं 24 लिखूं, मेरे पास जो 7 है वो 6 बार आएगा इसमें, मेरे पास जो 5 है वो 6 बार आएगा, मेरे पास जो 3 है वो 6 बार आएगा लास्ट में, मेरे पास जो 1 है वो 6 बार आएगा। उनको जब मैंने सम किया तो 96 निकल आया। तो इस लास्ट डिजिट का सम मेरे पास क्या है? 96। 6 लिखा, देखो पता है 9 ऊपर चला गया। सिमिलरली जो दूसरी प्लेस पे है, इस पे भी सेम चीज होगी, इस पे भी मेरा सम 96 आएगा, बिकॉज सेम 7 6 बार आएगा, 5 6 बार, ये 3 6 बार, 1 6 बार, फिर जैसे मर्जी ऊपर नीचे आए। लेकिन इस प्लेस पे मेरे पास ये डिजिट जो है 4 4 बार, 6 6 बार मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से इसी में इसको यूज करूं, 96 है, 96 और 9 मेरे पास हो गए 105। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 चला गया, फिर से 96 है, 106 हो गया। अगर मैं आऊं 100 प्लेस पे, फिर से यहाँ पे 10 हो गया, फिर से 96 है तो 106 हो गया। तो ये मेरे पास सम आ गया। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है और समझने की भी कोशिश में करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ, बिकॉज इस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस है एग्जाम्पल्स में और मैंने वो सारी आपके होमवर्क में डाले हुए। एक फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 1 3 5 7 है, 4 डिजिट से, इनसे आप जितने भी नंबर्स बना पाओगे, जितने भी नंबर बना पाओ उनका सम बताइए। सबसे पहले मैंने देखा कि मैं कितने नंबर बना पाऊंगा, तो हमें पढ़ा हुआ है फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन या 4p4, तो उससे मेरा आंसर निकला 24 कि पहली प्लेस 4 तरीकों से, दूसरी 3 तरीकों से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। ठीक है, जब मैंने ये निकाला तो मुझे आया कि 24 आपके पास है। 24 में अगर आप देखें कि जब मैं 24 नंबर्स को लिखूंगा ऊपर से नीचे तक, तो जो मेरी यूनिट्स प्लेस है इसमें 7 जो है 6 बार आएगा, ऐसे करके 7 7 7 7 7, ऐसे 1 1 1 1, आगे जो भी हो ऐसे 5 5 5 5 5 और ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, या अगर मैं ऐसे इसमें लिखना चाहूँ जैसे 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1, फिर आ गया 5 5 5 5 5 5 6 बार और ऐसे ही 3। जब मैं इसका सम करने बैठूं, यूनिट्स प्लेस का सम करने बैठूं, तो वो मेरा बन रहा है 7 into 6, 1 into 6, 5 into 6, 3 into 6, और ये मेरा बन गया 96। तो मैंने क्या बोला कि मैं यूनिट्स प्लेस का सम 96 है, इसका भी 96 होगा, इसका भी 96 होगा। तो फिर मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया जैसे हम करते हैं।
जैसे हम करते हैं, ये 96 में से 6 लिखा, 9 कॉमन चला गया, फिर 96 प्लस 9 करके, तो जैसे जैसे हम इसको सम करते गए, बस हमें पता है कि इन सब का जो समेशन है वो 96 आएगा। ठीक है, आई होप आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो अब इसके बेसिस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो आप आगे करेंगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लास्ट तक होल्ड कर रखी थी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उसपे क्वेश्चंस भी है। तो इसके साथ हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है 5A में से, ठीक है। अब 5A में से जो क्वेश्चंस मुझे खुद करने हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको सारा होमवर्क में डाला था, 9 भी होमवर्क था, 10 भी होमवर्क है, 11 मैं करवाऊंगा, 11 में करवाऊंगा, 13 मैंने इसलिए होमवर्क दिया बिकॉज 11 और 13 आपका सेम है, 14 भी होमवर्क है, 15 करवाएंगे, 16 भी करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब मैंने आपको फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एग्जामिनेशन सिनेरियो में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी एफर्ट होगी कि मैं उसको बाय सब्स्टिट्यूशन करूं। हम आपको फॉर्मूला से करके भी यहां दिखाएंगे, बट एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन कीजिए। आपको सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं मिलने। आप अगर सिंपली m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू पुट करें 2, तो यहाँ पे 8p2 कैलकुलेट करें, 8p2 करिएगा, 8p2 आ जाएगा। 8p2 को एक बार देख लीजिए 56 के इक्विवेलेंट आता है, नहीं आता, आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आता तो पहली ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अगर आया 8p2 आपका 56 के इक्विवेलेंट आया, तब आप इसकी तरफ आएंगे। अगर आया ही नहीं, पहला पार्ट ही ओके नहीं हुआ, तो आप इसको सिंपल लिखेंगे ऑप्शन नहीं है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से करेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूशन तरीके से करेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूशन तरीके से करेंगे, सॉल्व करके भी दिखाएंगे आपको। लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो में आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूशन से आपका टाइम बच जाता है और आप इक्वेशंस में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तो सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, बट मैं आपके साथ एक बार ये सॉल्व करूंगा, बट मेरी एडवाइस अभी भी यही रहेगी कि अगर आप सॉल्यूशन को समझ पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर इक्वेशन में आप फिर ट्रैप नहीं होंगे वैल्यूज निकालने में, तो आप सिंपली बाय वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लग रहा सिखाने की जरूरत है। कैसे करना है कि पहले आपने पहला पार्ट ए ट्राई किया, पार्ट ए के हिसाब से m6 है n2 है, तो आपका 8p2 इज इक्वल 56 आ गया। आप इसको सॉल्व करें तो देखेंगे कि 8p2 56 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 4p2 30 के इक्विवेलेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जिन वैल्यूज पे m प्लस एन पी टू 56 आएगा और m माइनस एन टू 30 आएगा, वो वैल्यूज को आप ओके करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। और सिमिलर क्वेश्चन आपका 13 भी है, सिमिलर पैटर्न पे। तो 13 मैंने इसलिए होमवर्क में डाल दिया, 11 मैं आपके साथ करूंगा। m प्लस एन पी टू इज इक्वल 56, m प्लस एन पी टू इज इक्वल 56, और दूसरा m माइनस एन पी टू इज इक्वल 30, m माइनस एन पी टू इज इक्वल 30। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल की फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मेरे पास आ गया n प्लस एन फैक्टोरियल, ये आ गया m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 56। ठीक है, सिमिलरली ये आ गया m माइनस एन फैक्टोरियल npr, और ये आ गया m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 30। सर आपको पता है कि npr बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब सेम चीज जो पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, अपना देखेंगे हाईएस्ट फैक्टोरियल कौन सा है। आपको पता है कि m प्लस एन माइनस 2 से बड़ा है, तो मेरे पास ये ऊपर बचेगा m प्लस एन माइनस 1, और बाद में जो बचेगा बचेगा m प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऑलरेडी ये चीज हम फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो m माइनस एन है वो बड़ा है m माइनस एन माइनस 2 से, तो m माइनस एन माइनस 1 और m माइनस एम माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस एन माइनस 2 का
फैक्टोरियल इज इक्वल 30। ये इज इक्वल नहीं है, ये मेरे पास दो वैल्यूज है। एक मिनट, इसको आपका कंफ्यूज ना हो, इसको मैं, ठीक है, तो मेरे पास दो पार्ट्स है, मैं दोनों को इकट्ठे इकट्ठे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं गौर से देखूं, मेरे पास यहाँ पे बचा m प्लस n और m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल 56, और दूसरे पार्ट में m माइनस n और m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल 30। तो ऐसे मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। हम इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, अगर हम इसको इक्वेशन बनाने बैठेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम कैसे इसको करेंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास कोई वर्ड है और उसमें से एक लेस करे 56 बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो इसको अगर मैं करूं तो मेरे पास आ गया 8 इंटू 7 इज इक्वल 56, और यहाँ मेरे पास आ गया, बताइए क्या यहाँ पे मेरे पास आएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल 30। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई कि m प्लस n बराबर है 8 के और m माइनस n बराबर है 6 के। m प्लस n इज इक्वल 8 और m माइनस n इज इक्वल 6। ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास। तो अब इन दो इक्वेशन को मैं सिंपली अगर ऐड करना चाहूं तो मेरे पास 2m इक्वलेंट हो गया 14 के, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा एडिशन में, और m इज इक्वल हो गया 7, और उससे हमारे पास n की वैल्यू निकलेगी 1। तो ये मेरे पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमने किया इसको सॉल्व। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन सिनेरियो में बोलेंगे कि, एक सेकंड, हम देखेंगे कि इसको एग्जाम सिनेरियो में हम इसको करना चाहे, हाँ हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे, ठीक है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ, तो सॉल्व कर लिया हमने। मैं क्वेश्चन ऑप्शंस को लिख लेता हूँ, और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ थ्रू सब्स्टिट्यूशन, m plus n p2 is equal to 56, m minus n p2 is equal to 30, यही था मेरे पास। ठीक है, तो अब पहले केस में m6 n2 और दूसरे केस में m7 n1 फिर m4 n4। पहले केस में बोल रहे 6 और 2, फिर बोल रहे 7 और 1, फिर बोल रहे 2 और 2, और फिर बोल रहे n। तो अब मुझे ये चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। यही है मेरे पास m plus n p2 56, m minus n2 is equal to 30। हाँ जी, और ऑप्शन है 6 2 7 1 4 4, नाम दिया वो 4 4, नॉट 2 4 4। ठीक है, तो अब मैं पहले ही पुट करता हूँ। मैंने देखता हूँ 8p2 बन गया, अगर मैं इसको पुट करता हूँ 8p2 is equal to 56, और दूसरा बन गया 4p2 is equal to 30। अगर मैं 4p2 कैलकुलेट करके देखूं तो आप सिंपली देख लीजिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 इज इक्वल टू 12। ये इसमें नहीं पुट अप हो रहा तो ये क्वेश्चन गलत है, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन गलत है मेथड। अब दूसरा टेप करके देखता हूँ 7 और 1। अगर मैं 7 और 1 डालूं तो मेरे पास बन जाता है 8p2, फिर से बन जाता है इज इक्वल टू 56, और यहाँ पे मेरे पास बन जाता है 7 minus 1 इज इक्वल टू 6, 6p2 इज इक्वल 30। अब इसको सॉल्व करने बैठूं तो मेरे पास 8 into 7 आ जाएगा, 56 हो गया। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 into 5 इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, आपको पता है 6p2 कैसे सॉल्व करें, p2 कैसे सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 minus 2 6 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ एग्जामिनेशन हॉल में। सॉल्व करना चाहे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने की, और अब बाय वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जो मैंने कहा था कि मैं करूंगा। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आप इसको होमवर्क में अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, 10 11 आपका मैंने दिखा दिया, 12 होमवर्क है, 13 होमवर्क है, 14 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। The number of arrangements of letters in word failure, ठीक है, so that vowels always coming to vowels are always coming together। क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए। फेलियर जो है वर्ड फेलियर, इसके मुझे लेटर्स रीअरेंज करने हैं। अरेंजमेंट की बात कर रहा है तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया, रीअरेंज करने हैं। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, ऐसे दे रहा है कि वॉवेल्स हमेशा साथ होने चाहिए। आपके पास वॉवेल्स जो है वो साथ होने चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ लिखता हूँ। वर्ड मेरे पास है फेलियर, वर्ड मेरे पास है
फेलियर, इसको मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ कि मेरे पास जो वॉवेल जिसमें है वो साथ हो, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप रेस्ट्रिक्शन को छोड़ दीजिए। अगर सिंपली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस फेलियर को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, इस फेलियर में कितने ये अपने पास अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 अल्फाबेट्स है। तो मेरे पास 7 अल्फाबेट्स है, तो ये क्वेश्चन आ गया 7p7 का, ठीक है, और 7 फैक्टोरियल। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन हटा दूं अभी, कैसे होगा, मेरे पास 1 सेकंड स्लॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितने तरीके, आप बताओगे 7p7, या आप सिंपली बताओगे कि पहला वर्ड मैं 7 तरीकों से लिख सकता हूँ, दूसरा इतने तरीकों से, तीसरा इतने तरीकों से, ये करके आपको मेरा 7p7 आ जाएगा, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अब क्वेश्चन का देखें क्या बोल रहा है, वोवेल साथ होने चाहिए, ठीक है। तो वोवेल्स साथ होने चाहिए। तो अब अगर मैं सिर्फ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग करूं, मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कौन कौन सा और वोवेल कौन कौन सा है, इसमें मेरे पास वोवेल हो गया ये और ये। तो मेरे पास यहाँ से कायदे से मेरे पास 4 वोवेल्स है, ठीक है, और मेरे पास 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास वोवेल्स हमेशा साथ आए, तो मैं क्या इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकता हूं। मैं ऐसे आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि मेरे पास एक तो वर्ड एफ है जिसको अरेंज करना है, एक मेरे पास एल है, एक मेरे पास आर है। ये 3 वर्ड्स मुझे कहीं भी लिख सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मेरे पास अगर मैं इनको क्लब करूं, वोवेल्स एक स्ट्रिंग बनाऊं, इनको ए आई यू और ई, ये मैं एक ही वर्ड मानूं, बिकॉज मुझे हमेशा इनको हमेशा साथ रखना है, तो मैं ये मानूं एक ही वर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, एफ बचा, एल बचा, आर बचा, और ये स्ट्रिंग मुझे कहीं डालनी है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि मैं इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, तो आपको पता है, बोलेंगे 4 फैक्टोरियल या 4p4, वो तो आपने सीखा हुआ है। तो इसको अरेंज करने के तरीके हैं 4 फैक्टोरियल। बट 4 फैक्टोरियल मेरे पास क्या हो गया कि मैंने एफ एल आर अरेंज किया आपस में विद अ स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स, विद अ स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स। मैंने क्या किया, एफ एल आर और स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स। तो ये ऐसे भी हो सकता है, एफ यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स और फिर एल आर, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसी भी तरीके, या पहले स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स आएगा फिर एफ एल आर अरेंज होगा। बट इन शॉर्ट मेरे पास ये गढ़ के हो गया कि मेरे पास 4 ही वर्ड्स है, एफ एल आर और स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स। तो इनके नंबर ऑफ वेज है 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो इंटरनली मैंने स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स रखा है, ए आई यू ई, क्या ये अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं इंटरनली? बिल्कुल कर सकते हैं। ये ए आई यू ई के बदले में यू आई ए और ए लिख सकता हूँ, यू आई ई ए लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तब भी स्ट्रिंग ऑफ वोवेल सेम रहेगा। तो मेरी जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट है वो तो 4 फैक्टोरियल है, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ वोवेल्स है इंटरनली भी खुद को रीअरेंज कर सकते हैं। और अब अगर आपसे पूछें कितने तरीके हैं कि ये आपस में खुद को अरेंज कर सकते हैं, तो सिमिलरली 4 फैक्टोरियल ही है, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी आपस में चारों तरीकों से खुद को रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो भी 4 फैक्टोरियल ही है। तो इसका मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बता के चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था कि फेलियर को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, बट मेरे पास वॉवेल्स इकट्ठे आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉवेल्स को एक स्ट्रिंग बना दिया, इनको मैंने एक ही वर्ड बना दिया, ए आई यू और ई को मैंने एक ही वर्ड बना दिया, ठीक है। मैंने इसको एक ही वर्ड बना दिया, ए आई और ई, यू और ई को मैंने एक ही वर्ड बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो वर्ड्स आ गए अरेंजमेंट के लिए, आ गए एफ एल आर और अ स्ट्रिंग ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ वॉवेल्स, 4 टाइम्स वॉवेल। तो अब मैंने कहा कि इसको मैं एक वर्ड अगर मान लूं, ये मेरे पास एक ही वर्ड है, तो मेरे पास 1 2 3 4 अरेंजमेंट्स आ गई, मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली भी ये तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, इंटरनली आपस में रीअरेंज हो सकते हैं वॉवेल्स, क्योंकि वॉवेल्स इकट्ठे रखने की रिस्ट्रिक्शन है, कौन कहाँ आएगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कितने तरीकों से खुद को रीअरेंज कर सकते हैं, 4 तरीकों से। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 2, 576 वेज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, इसमें आपने ये तरीका करके चलना है, ठीक है।
ये आपका आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 17 और 18 आपको होमवर्क दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ करते हैं। और 17 क्वेश्चन नंबर 16 का जर्नल फॉर्मूला है। 16 समझ लेंगे तो 17 भी कर लेंगे। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन, ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst papers never come together. आपको ये बोल रहा है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है, हमने उनको ऐसे अरेंज किया है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर्स आपके साथ ना आए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 10 पेपर्स है, उसमें एक बेस्ट होगा, एक वर्स्ट होगा और बाकी 8 आपके नॉर्मल हो जाएंगे। आपको इनको अरेंज करना है किसी लाइन में या किसी सीक्वेंस में, या ऊपर से नीचे पाइल अप करना है, जैसे भी आप बोलें। बट आपकी अरेंजमेंट ये होनी चाहिए कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर, सबसे अच्छा पेपर और सबसे बुरा पेपर, वो साथ ना आए। ठीक है, इसको एक बार ग्राफिकली समझेंगे तो काफी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे साथ फॉलो करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 10 पेपर है। ठीक है, तो 10 पेपर कैसे हो सकते हैं? एक हो गया बेस्ट पेपर, इसको मैं बी लिखूंगा, बेस्ट पेपर। एक मेरे पास वर्स्ट पेपर हो गया, डब्ल्यू लिखूंगा। और मेरे पास नॉर्मल पेपर 8 हो गए। इस ग्राफ को समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। हाँ, ये मेरे पास 10 पेपर आ गए, ये बेस्ट, ये वर्स्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बोल रही है 10 पेपर आप अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो कि ये दो पेपर साथ ना आए, बाकी जो मर्जी जहां रखो, ये दो पेपर साथ नहीं आए। तो अब मुझे इसको बताना कितने नंबर ऑफ वेज है। मैंने आपको डे 1 से बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इतना ही जितना आसान है उतना ही लॉजिकल है और उतना ही टेक्निकल है। आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, जो हमने पहले 2 लेक्चर में पढ़े हैं, तो आप हर क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सारे टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करें, ताकि आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम भी आए जो आपने नहीं देखी हुई है, तब भी आप उसको लॉजिकली वहां पे टैकल कर सके। और यही हमारा पर्पस भी रहता है कि आप लॉजिकली प्रॉब्लम्स को एग्जाम में टैकल कर पाओ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने वो प्रॉब्लम पहले देखी हुई है या नहीं देखी हुई है। प्रैक्टिस करने से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक बार देख सकते हैं कि कैसे है क्या है, लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो नहीं देखी हुई है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आपको पता है लॉजिकली कैसे अप्रोच करना है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन का क्या डिमांड है कि ये दो पेपर साथ नहीं होने चाहिए, बाकी जैसे मर्जी आप रखो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये दो पेपर्स को भी रहने दूंगा, मैं बाकी अरेंजमेंट बना लेता हूँ, मैं बाकी अरेंजमेंट बना लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये दो पेपर्स है ही नहीं, अगर ये दो पेपर्स आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास इतना ही, मैं बताऊं कि इतना ही बचा है आपके पास, तो इतने को आप कैसे अरेंज करेंगे? इतने को आप बाकी पेपर छोड़ दीजिए। तो आपको पता है 8p8 इसका आंसर आएगा, या 8 इसका आंसर 8 फैक्टोरियल आएगा, ये आपको पता है। तो आप पहले इन 8 पेपर्स को अरेंज कीजिए। तो मैंने अरेंज कर लिया इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने 8 पेपर्स को अरेंज कर लिया। और ये मैंने कितने तरीकों से किया होगा? 8 फैक्टोरियल वेज। पता है आपको, बिकॉज पहला पेपर मैं 8 तरीकों से रख सकता हूँ, दूसरा 7 से, तीसरा 6 से, एंड सो ऑन। मैंने इसको छोड़ा, या इसको 8p8 सिंपली बोलेंगे। ठीक है, मैंने कर दिया, हम समझ से तैयार है। तो अब मेरे पास क्या बचा? बेस्ट और वर्स्ट पेपर। अब मुझे इनको ऐसे रखना था कि इकट्ठे ना आ जाए, तो मैं इनको कहाँ रख सकता हूँ? मेरे पास स्लॉट्स ये बचेंगे। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, यहाँ पे कहीं पे भी बेस्ट एंड वर्स्ट को मैं यहाँ पे कहीं भी रखूं, अगर मैं कहीं भी रखूं, तो मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर साथ नहीं आएगा। तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूं। अब आप बेस्ट रखे यहाँ, वर्स्ट रखे यहाँ, बेस्ट यहाँ, वर्स्ट यहाँ, जैसे मर्जी रखे। अगर आप इन गैप्स में इनको रख रहे हैं, तो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कभी आपके साथ, मैं बी और डब्ल्यू क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहे बी रखूं चाहे डब्ल्यू रखूं, तो हो सकता है कि मैं यहाँ और यहाँ रखूं, हो सकता है यहाँ और यहाँ रखूं, हो सकता है यहाँ और यहाँ रखूं, जहां मर्जी भी रखूं, तो मेरा जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो पूरी हो गई कि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर जो है आपका, वो आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ वेज है मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपको पता है कितने स्लॉट्स है जहां पे मैं रख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे पास 9 स्लॉट है
और पेपर रखने वाले कितने हैं मेरे पास? 2, बिकॉज मैं 8 पेपर ऑलरेडी रख चुका, मुझे बस 2 पेपर रखने हैं। तो इंट मैं इसको करूंगा 9p2, यानी मेरे पास 9 स्लॉट है और मुझे 2 पेपर रखने हैं। और ये 8 फैक्टोरियल मेरे पास किसका आ गया? ये मेरे पास आ गया जो मुझे पहले पेपर्स अपने रख चुका हूं, जो नॉर्मल पेपर्स थे, जो ना बेस्ट थे ना वर्स्ट थे। ठीक है, ठीक है। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 9 फैक्टोरियल, 9 - 2 7 फैक्टोरियल। तो आपको पता है 9 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, इंटू 8 हो जाएगा, इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। और मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है, तो आप इसको बड़े गौर से देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, यही आया था हमारे पास 9 × 8, हाँ यही आएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन सिमिलर है, इसी पैटर्न पर सिर्फ होमवर्क में डाल दिया। 18 इजी है। 19 जो एग्जाम्पल हमने करी है, जो हमने एग्जाम्पल करी थी 1 3 5 7 वाली, उसके बदले 2 4 6 8 है। तो आई होप आप इसको 19 को कर पाओगे उसी बेसिस पे। अब आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 20 21 22 23, ये मैं आपके साथ करूंगा और हमारी 4A हमारे पास, ये सॉरी 5A हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट्स 3 4 5 6 एंड 7 कितने नंबर है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो नंबर है 3 4 5 6 7 है। मेरे पास जो नंबर इन्होंने दिए है 3 4 5 6 और 7 दिए। इसमें से मुझे क्या बोल रहे हैं? इसमें से मुझे ये बोल रहे हैं कि आप इसमें से बनाओ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ग्रेटर देन 5000 और कितने नंबर्स आएंगे? ठीक है, तो मुझे एक पर्पस कितने स्लॉट है? 1 2 3 4। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन को इग्नोर कीजिए। अगर क्वेश्चन मेरे पास होता कि मेरे पास 5 नंबर है, इसमें से मुझे कोई 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं होती, 5000 वाली या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इसका मेरा आंसर क्या आता? आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, 5p4। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 थिंग्स है, मुझे 4 ही अरेंज करने हैं, तो 5p4। और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 बाय वे ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। हम इसको 5 × 4 × 3 × 2 लिख सकते हैं। पहला 5 तरीकों से, फिर 4 तरीकों से, फिर 3 तरीकों से, फिर 2 तरीकों से। ठीक है बॉस, तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन अब जो रेस्ट्रिक्शन है वो देख लीजिए। 2 रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में। पहली रेस्ट्रिक्शन है कि मेरे पास जो डिजिट्स आएंगे वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए, कि वैल्यू 5000 से ऊपर होनी चाहिए। ए, दूसरी है कि रिपीट नहीं करना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फर्स्ट प्लेस है यानी दिस प्लेस है, इसको कितने तरीके हैं मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए? तो आइडियली मेरे पास आंसर 5 आना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 नहीं आएगा, 5 से घट के हो जाएगा 3। यहाँ पे मैं क्योंकि 5 6 या 7 लिख सकता हूँ। अगर मैंने 3 या 4 यहाँ पे लिख दिया, तो जो भी आगे बनेगा, सपोज 3 6 7 5 3 4 5 7, कुछ भी जो आगे बने वो सारा 5000 से नीचे आ जाएगा। बट क्वेश्चन की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मुझे यहाँ पे 5000 से ऊपर वाले वर्ड चाहिए। तो पहली प्लेस मेरे पास फिल हो जाएगी 3 वेज से। मेरे पास 5 6 या 7, बस ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए, बिकॉज मेरे पास जो रेस्ट्रिक्शन है कि 5000 से ऊपर वाले नंबर्स निकालने हैं 3 वे से। तो जब मेरे पास ये पोजीशन फ्रीज हो गई, अब मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन बच गई ये। अब इसको मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ? मेरा एक वर्ड तो निकल गया, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे मेरे कोई एक वर्ड इसमें से निकल गया। अब मेरे पास कितने वर्ड बचे हैं, डिजिट्स बचे हैं 4। अब मैं इन 4 में से कोई भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर मेरे यहाँ पे 5 6 या 7 आ गया, फिर यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ पे 4 में से कोई भी लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि हम 5 में से कोई क्यों नहीं लिख सकते? 5 में डिफिकल्टी है कि क्वेश्चन बोल रहा है रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ मैंने अगर कोई सा लिख दिया 5 6 या 7, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो सैंपल साइज है वो घट के 5 से 4 हो गया। तो पहला 3 तरीकों से, 3 तरीके इसलिए बिकॉज 5000 से ऊपर वाले निकालने हैं। दूसरा 4 तरीकों से, तीसरा 3 तरीकों से, और चौथा 2 तरीकों से। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, 4 digits are to be formed out of figures 0, 1, 2, 3, 4। रिपीटिशन नहीं करना, तो कितने बन सकते हैं? फिर से आप ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मिला जुला क्वेश्चन है, हम इसको फिर से अटेम्प्ट करेंगे कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है 0, 1, 2, 3, 4 से, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मेरे पास जो भी आया है क्या स्ट्रिंग है 0, 1, 2, 3, 4। आपको इससे बनाना है 4 डिजिट नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी एक डिजिट एक बार आएगा। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? आप बोल सकते हो 5 तरीके से, लेकिन 5 में इशू ये आएगा कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 डालूं तो वो तो 4 डिजिट वर्ड रहेगा ही नहीं, वो 3 डिजिट रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे डालूं 0, फिर लिखूं 1, 2, 3, ये तो 1, 2, 3 ही बन गया, तो 1, 2, 3 बन गया, तो फिर ये 4 डिजिट वर्ड रहा ही नहीं। तो अब अगर मैं लॉजिकली देखूं तो पहली प्लेस को मैं फिल कर सकता हूं या तो इससे या इससे या इससे या इससे। मेरे पास 4 नंबर ऑफ वेज है टू फिल द फर्स्ट प्लेस, राइट? ये आप समझ गए होंगे। अब सेकंड प्लेस पे 0 की कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बिकॉज 1, 0, 2, 3 तो आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मेरा ये 0 आ गया पिक्चर में, अब मैं 0 को भी ले सकता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिख दिया, सपोज मान लीजिए ये लिख दिया, तो मेरे पास कितने बचे? 4। तो दूसरे प्लेस को भी मैं 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, तीसरे को 3 से, चौथी को 2 से। तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग यूज करके, तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। The number of ways the letters of word triangle can be arranged so that word angle will always be present. ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ट्राइंगल जो है इसको अरेंज करना है इनके वर्ड्स को, बट ऐसे कि मेरे पास जो एंगल हो वो ऑलवेज प्रेजेंट हो, मेरे पास एंगल ऑलवेज प्रेजेंट हो। पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान हुआ, इससे पहले जो किया था सिमिलर पैटर्न का, वहां पे लिख रहा था कि वॉवेल्स इकट्ठे हो, तो वॉवेल्स को बस इकट्ठा रखना था, इकट्ठे रह के वो इंटरनली अरेंज तो आपस में कर सकते थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है, बोल रहा है कि एंगल जो है, एंगल एज इट इज रहना चाहिए, यानी एंगल को आप कोई रीअरेंज नहीं कर सकते, बाकी आप रीअरेंज कर लीजिए। तो मैं अगर कायदे से देखो, मेरे पास क्या क्या अरेंजमेंट के लिए आएगा, टी बच गया, आर बच गया, आई बच गया, और एक स्ट्रिंग बच गया एंगल। बट इसमें एंगल में क्या है कि एंगल इंटरनली रीअरेंज नहीं हो सकता। वॉवेल्स वाले क्वेश्चन में क्या था कि वॉवेल्स इंटरनली रीअरेंज हो सकते थे, लेकिन एंगल जो है वो रीअरेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ये कह रहा है कि एंगल हमेशा आना चाहिए। तो अब अगर मैं देखिए क्वेश्चन मेरे पास सिंपलीफाई हो गया, मुझे पास टी है, आर है, आई है और एंगल, इनको अरेंज करना है, तो आंसर आएगा 4p4 या आएगा 4 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज एंगल मेरे पास एक वर्ड बन गया, एक वर्ड की शेप में आ गया। वॉवेल्स के केस में मैंने भी यही लिया था, 1, 2, 3 और स्ट्रिंग, लेकिन वॉवेल्स को इंटरनली रीअरेंज किया था, बिकॉज क्वेश्चन ने वॉवेल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्वेश्चन था कि वॉवेल्स इकट्ठे होने चाहिए, तो इंटरनली रीअरेंज कर सकते थे। यहाँ पे कोई इंटरनल रीअरेंजमेंट नहीं है, बिकॉज एंगल एज इट इज एंगल ही आएगा। तो मेरे पास 4 वर्ड्स हो गए, तो 4p4 हो गया। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पा रहे होंगे। अब ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर 24 होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा सॉल्यूशंस में, 4p4 आ जाएगा। ठीक है, if the letters of word daughter are to be rearranged so that vowels occupy odd places, the number of different words are। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि डॉटर एक वर्ड है, डॉटर वर्ड है, डॉटर वर्ड है, इसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स है। तो इसको मुझे रीअरेंज करना है, 5, 6, 7, 8 इस तरह रीअरेंज करना है कि जो वॉवेल्स है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स मेरे पास ऑड प्लेस पे आने चाहिए। मुझे बताइए इसमें से कौन कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा वॉवेल है? ठीक है, ये वॉवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, डी, जी, एच, टी और आर। ठीक है, तो 5 मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हो गए, 3 मेरे पास वॉवेल्स हो गए। अब कंडीशन क्या बोलूं, जो वॉवेल्स है यानी ए, यू और ई,
ये हमेशा मेरे पास ऑड प्लेस पे होनी चाहिए। अब ऑड प्लेस कौन सी है? ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं इसकी स्प्लेसिंग 2 4 6 और 8, तो अब मेरे पास ये ऑड प्लेसेस हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि जो वॉवेल्स है, ये 3 वॉवेल्स जो है, ये 3 वॉवेल्स है, इनको आप ऑड प्लेसेस पे लिखिए। तो मैं आपसे पूछूं पहले वॉवेल्स के कॉन्टेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ वेज है कि मैं इन वॉवेल्स को, इन 3 वॉवेल्स को इन 4 प्लेसेस पे डाल सकता हूं। तो आपको पता है 4p3, ये तो आपको ऑलरेडी पता है 4p3, इनके 4 वॉवेल्स, 4 प्लेसेस है और 3 वॉवेल्स को डालना है। ठीक है, तो 4p3 या फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से करें तो आपके पास आ जाएगा 4 × 3 × 2। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व वॉवेल्स का इशू। तो जब आपने ये 3 वॉवेल्स यहाँ पे लिख लिए, तब बस कितनी प्लेसेस बच गई? 8 में से 3, आपके पास 5 प्लेसेस बच गई। अब उन 5 प्लेसेस में आपको ये 5 वर्ड लिखने हैं। तो आपने वॉवेल डाल दिए, आपने फिर जो 5 प्लेसेस बच गई, सपोजिटली मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने जो 3 वॉवेल है वो इधर लिखे, ए इधर लिखा, यू इधर लिखा और ई इधर लिखा। सपोज मैंने ऐसे लिखा, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मेरे पास वो वेज आ गए। कितने हैं मेरे पास? 4 × 3 × 2 वेज है। सपोज मैंने ये वाला वे चूज किया, उनमें से मेरे पास फिर कितने स्लॉट्स बच गए? मेरे पास बच गया ये स्लॉट 1 2 3 4 और 5 वॉवेल्स आ गए और प्लेसेस पे। तो इन 5 प्लेसेस पे मुझे अब ये 5 वर्ड लिखने हैं। तो कितने वेज आ गए? 5 फैक्टोरियल वेज, या 5p5 बोल दीजिए या 5 फैक्टोरियल बोल दीजिए। तो इसका सोल्यूशन आएगा मेरे पास ये 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये मेरे पास का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2880, 2880। ठीक है बॉस, तो मेरे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई मेरे एंड से। बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ऑल्दो मेरा इरादा था कि मैं आज सर्कुलर परम्यूटेशंस और रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट भी कवर करूं, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो आज के लेक्चर में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ये जो एक्सरसाइज है आप इसको अच्छे से कर लें, आप इसको अच्छे से समझ लें। इसमें कोई डिफिकल्टी है तो मेरी नोटिस में लाए। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, जो आपके पास कल शेयर होगा, उसमें आपके पास में ये सेकंड पार्ट जो है प्लस एक्सरसाइज 4b जो है वो करूंगा। इसमें हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जो पढ़ा है उसी से ये भी निकलेगा। कोई नई चीज अभी नहीं पढ़नी है परम्यूटेशंस में, बट हाँ कोई रेस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन है कि यहाँ पे परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन है। ये एक बार करेंगे, तो उसका उसके उसके साथ हमारा 5b हो जाएगा। तो एक बार 5b हो गया हमारे पास, तो फिर हम बढ़ सकते हैं कॉम्बिनेशंस की ओर। ठीक है, तो आई होप आप ये चैप्टर एंजॉय कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप होमवर्क करेंगे, उससे आपको ये चैप्टर समझने में ज्यादा आसानी होगी और उससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो अभी आप सबसे मैं विदा लेता हूँ और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।